नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष अनुस्वार मंच पर। और आज हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह बेदी, जो धर्मशाला में हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और एक बहुत ही बढ़िया साहित्यकार। मैंने इनके कई उद्बोधन और वक्तव्य सुने हैं, जिनको सुन करके मुझे अचरज होता है कि इतनी गहन ज्ञान सिंह साहब को है। तो आज हम देखेंगे उसमें से कितना ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं। स्वागत है सर। हम सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों को के साथ आप अपनी साहित्य यात्रा का साझा करेंगे। तो आज हमारा विचार विमर्श आपकी साहित्यिक यात्रा पर होगी और कुछ थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आप कितना काम कर लेते हो। साहित्य भी होता है, मीटिंग्स भी होती हैं, यूनिवर्सिटी भी होती है। वेरी डिफिकल्ट, सोच के कठिन लगता है। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं साहित्य की यात्रा से, और उसका लाजिमी प्रश्न बनता है कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। डॉक्टर, मेरी प्रेरणा के जो बहुत बड़े संभल और आशीर्वाद देने वाले मेरे पिताजी थे, वह रेलवे में स्टेशन मास्टर थे और हमारे घर पर पिताजी उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे। घर पर उर्दू की पत्रिकाएं, उर्दू का अखबार आता था जी, और उस अखबार में कोई भी गजल नज़म छपी होती थी तो पिताजी हम सब भाइयों को ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया करते थे। अच्छा, और उनके पास एक डायरी होती थी। डायरी में वे फैज अहमद फैज, गालिब और तमाम उर्दू के बड़े शायरों के शेर और गजलें नोट किया करते थे, और अपनी गुफ्तगू में वे प्राय जब लोगों के साथ बतियाते थे तो वह उर्दू के शेर बड़े सहज भाव से उद्धृत किया करते थे। तो मेरे सामने मेरे पिताजी का ये चेहरा सदैव रहता था कि किस तरह से वो इतनी बढ़िया उर्दू जबान बोलते हैं और पूरे उर्दू साहित्य के बड़े बड़े जो अदीब हैं उनकी चीजों को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। तो यह प्रेरणा थी कविता के प्रति, गजल के प्रति, नज्म के प्रति। और इसी प्रेरणा ने, मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैंने हिंदी में एक कविता लिखी जी। जब मैं अपने पिताजी को पढ़कर सुनाई, उन्हें हिंदी का कोई ज्ञान नहीं था, हिंदी का अक्षर ज्ञान भी नहीं था, उर्दू और अंग्रेजी के माहिर थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कविता है। और जब मैं 9वीं कक्षा में हुआ, हाई स्कूल था नकोदर में, नकोदर जालंधर का एक कस्बा है जी। तो वहां एक हमारे शास्त्री जी थे, उनकी कविताएं उस समय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपा करती थी, हिंदी की अखबारों में जी। तो मैंने शास्त्री जी को अपनी कविता सुनाई तो उन्होंने उस कविता को ठीक किया जी। उन्होंने कहा कि ये शब्द ठीक नहीं है, ये छंद ठीक नहीं है, इसकी मात्राएं ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस पूरी कविता को सुधारा। और डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उस समय 1964 में जालंधर से पंजाब केसरी अखबार निकली जी, हिंदी की। आज तो बहुत बड़ा समाचार पत्र है, बहुत बड़ा। तो
उर्दू की अखबार, उनकी एक उर्दू की अखबार थी हिंद समाचार, जो मेरे पिताजी, उसमें विज्ञापन छपा, ग्रुप हिंदी की अखबार छापने जा रहा है। तो मेरे पिताजी ने कहा, और उसमें लिखा कि एक उसमें बच्चों का कॉलम होगा, बाल केसरी। तो मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम अपनी कविता वहां भेजो, बाल केसरी में। मैंने कविता भेजी और ये इतिहास बना। पंजाब केसरी के पहले अंक में उस बच्चों के कॉलम में मेरी कविता चली। ये मेरी एक शुरुआत थी कविता के साथ। और फिर ये रिश्ता इतना पक्का हुआ कि जब मैंने आया, यूनिटी में आया, तो आकाशवाणी से कविताएं प्रसारित होती थी, पत्र पत्रिकाओं में कविताएं छपती थी। और सबसे बड़ा तो मुझे उस समय सहारा मिला कि जब धर्मयुग में मेरी रचनाएं छपनी शुरू हुई। एमए में प्रवेश लेने के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में गया। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, उस समय विभागाध्यक्ष थे। मैंने बीए में हिंदी नहीं पढ़ी थी, मेरा मीडियम अंग्रेजी था। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से मैंने बीए पास की थी। डॉक्टर मेघ मुझे कहने लगे कि आपने हिंदी सब्जेक्ट नहीं लिया, पर आपके अंक बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट डिवीजन के आधार पर आपको हिंदी एमए में प्रवेश मिल सकता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बताओ, तुम हिंदी में क्यों आना चाहते हो। संयोग था, मेरे हाथ में धर्मयुग पत्रिका थी। मैंने डॉक्टर मेघ के आगे वो धर्मयुग पत्रिका रख दी। उन्होंने जब उसमें मेरी रचना देखी तो उन्होंने चश्मा उतारा और ध्यान से मेरी ओर देखा। कहते, तुम हरविंदर सिंह बेदी हो? मैंने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, जी मैं एमए हिंदी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या है कि आप धर्मयुग में बतौर कवि छप रहे हो। तो डॉक्टर साहब, ये मेरा प्रारंभिक हिंदी कविता के साथ रिश्ता रहा। बहुत सुंदर। और बहुत कम उम्र में आपने जो है लिखना शुरू कर दिया था, और उससे भी आगे की वो जो लिखा गया उसको मान्यता मिली। एक अच्छी मैगजीन में छपी कविता तो वो बहुत उत्साहवर्धक होती हैं, प्रेरणादायक होती हैं। तो कविता से जो यात्रा प्रारंभ हुई, उसमें कौन कौन सी विधाएं और जुड़ी आगे? साहब, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में अमृतसर में जब मैंने एमए किया और उसके बाद वहीं लेक्चरर हो गया, फिर मेरे सामने अनुसंधान का क्षेत्र खुला था। मैंने डॉक्टर मेघ के निर्देशन में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पाश्चात्य स्रोत, जो शुरू के जो हिंदी साहित्य के इतिहास पश्चिम के लोगों ने लिखे थे, ग्रियर्सन, एफी की, गारसादा, तासी, तो इन लेखों के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कैसा रहा, या बाद में जो इतिहासकार आए, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, उन लोगों ने हिंदी के ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो इतिहास लिखे गए, उस सामग्री का और उस सामग्री के संशोधन का अपने साहित्य इतिहासों में क्या कार्य किया, ये मैंने अपना पीएचडी का थीसिस इस विषय पर लिखा। बहुत ही और सब्जेक्ट उसके बाद मेरे सामने एक मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र पंजाब का था। मुझे डॉक्टर मेघ ने प्रेरणा दी कि आप पंजाब के हिंदी साहित्य पर काम करो तो आपको बहुत बड़ी मान्यता हिंदी जगत में मिलेगी। और मैंने डॉक्टर मेघ की इस बात को गांठ में बांध लिया। और फिर मैंने डॉक्टर साहब 10 साल लगाकर पंजाब के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और पंजाब के हिंदी साहित्य के इतिहास के दौरान मैंने
इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा, इतने बड़े बड़ी प्रवृत्तियों को मैंने देखा, और मैंने ये महसूस किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास पंजाब के लेखकों के को छोड़कर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। और मैं कुछ 2-4 बातें आपके साथ साझी करना चाहता हूं। आप देखिए कि तो बड़ी बात है, ऋग्वेद संस्कृत में ये दुनिया की पहली प्रमाणिक रचना है, वह पंजाब की भूमि पर लिखी गई। ऋग्वेद व्यास, ये अमृतसर के पास दरिया है जिसको ऋग्वेद में विपाशा कहा जाता था, उस दरिया के किनारे ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद एशिया के देशों का पहला सांस्कृतिक प्रामाणिक दस्तावेज है। पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने पहला व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा। पाणिनि पेशावर का रहने वाला था, पेशावर पंजाब का हिस्सा था, और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक कभी पंजाब की हवाओं में गूंजे थे। ये तो 1966 को हरियाणा बना, कुरुक्षेत्र पंजाब में था, और तो पंजाब का ही था, पहले पंजाब का ही था, और गीता के श्लोक पंजाब की हवाओं में गूंजे। तो ये सारा कुछ पंजाब के हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि है। और इसी पृष्ठभूमि में एक चीज और जोड़ देता हूँ, हिंदी काव्य में चंद्रबरदाई का नाम पहले आता है। वही मैं उसी पर आ रहा हूं। पंजाब पूरे 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, और सभी साहित्य इतिहासकारों ने यह माना है कि चंद्रबरदाई हिंदी के पहले कवि हैं। चंद्रबरदाई लाहौर के रहने वाले थे, रावी के किनारे। और एक डॉक्टर साहब बड़ा संयोग हुआ, मैं पाकिस्तान गया साहित्यिक यात्रा पर अनुसंधान करने, और वहां मैंने पता किया कि रावी से 20 किलोमीटर दूर चंद्रबरदाई का गांव था। हाँ। मैं वहां गया, और उस गांव के बाहर एक पत्थर पे लिखा था कि हिंदी साहित्य का पहला अदीब इस गांव का रहने वाला था। और मैंने लोगों से बातचीत की तो उन लोगों की भाषा में आज भी पृथ्वीराज रासो की भाषा की शब्दावली विद्यमान है। और पृथ्वीराज रासो की जब उन्होंने रचना की, और आप हैरान होंगे कि पृथ्वीराज रासो की 60% क्रियाएं वर्ब वही वर्ब है जो आज भी पंजाबी और पंजाबी की उपबोलियों में इस्तेमाल होते हैं। तो चंद्रबरदाई हिंदी का पहला कवि, महाकाव्य रचने वाला व्यक्ति, वह लाहौर का, पंजाब का रहने वाला था। आपने ठीक कहा कि हिंदी कविता का श्री गणेश पंजाब के एक कवि से होता है, वह चंद्रबरदाई है। एक डॉक्टर और बड़ी दिलचस्प बात देखिए, 12वीं शताब्दी की कोई पोथी नहीं मिलती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में दर्ज किया कि 12वीं शताब्दी की कोई पोथी नहीं मिलती, मुझे एक पोथी मिली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और उन्होंने कहा कि उसका नाम है संदेश रासत, उसके कर्ता हैं अब्दुल रहमान। और अंत में लिखा कि मैं इस पोथी की भाषा से सहमत नहीं हो पा रहा, ये बड़ी अटपटी भाषा है। हाँ। संयोग हुआ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभाग का अध्यक्ष होकर आए। उन्होंने यहाँ 8 साल रहे। 8 साल रहकर पंजाबियों की भाषा को सुना, पंजाब की उपबोलियों को सुना,
और बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोबारा उस पोथी का संपादन किया और लिखा कि अब 12वीं शताब्दी के एकमात्र बड़े कवि की भाषा मुझे समझ में आने लगी है। यह पंजाबी की उपबोली लैंदी भाषा, मुल्तानी भाषा है, जिसमें अब्दुल रहमान अपना संदेश रासक लिख रहा है। अब्दुल रहमान मुल्तान का रहने वाला है और उस समय मुल्तान सूफियों का बहुत बड़ा केंद्र था और आचार्य जी ने ये घोषणा की कि हिंदी का पहला सूफी कवि जायसी नहीं अब्दुल रहमान है, जो पंजाब का रहने वाला है। मैंने ये तमाम बातें, जो एक बात आप और देखिए कि आदि काल में सिद्धों, नाथों, योगियों का साहित्य मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किताब लिखी नाथ संप्रदाय, 21 नाथों की वाणियां इकट्ठी की और मैंने जब वो पुस्तक देखी तो 21 नाथ संप्रदाय के कवियों में से 11 कवि पंजाब के रहने वाले हैं, नाथ संप्रदाय के। डॉक्टर साहब, एक ही उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जालंधर पंजाब का बहुत बड़ा नगर है। जालंधर का नाम योगी, वो योगी था जो जल में रहता था और उस व्यक्ति ने 100 के ऊपर रचनाएं लिखी और जालंधर नाथ पंजाब का रहने वाला था और नाथ कवियों में पहला कवि जालंधर नाथ है। वाह वाह। तो इस दृष्टि से मैंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास का अवलोकन किया, मूल्यांकन किया, तो मुझे लगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल पंजाब के कवियों के बिना उस आदिकाल को नहीं समझा जा सकता। भक्ति काल देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब का 1604 में और श्री गुरु ग्रंथ साहब में 36 वाणीकार हैं। गुरु साहबान सिर्फ 6 हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव और नवम गुरु गुरु तेग बहादुर। और शेष कौन है? 30 हिंदुस्तान के बड़े बड़े हिंदी के, मराठी के, पंजाबी के, राजस्थानी के, संस्कृत के महान महापुरुषों की वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। डॉक्टर साहब स्वामी रामानंद संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हैं और स्वामी रामानंद के शब्द गुरु ग्रंथ साहब में है। सबसे अधिक वाणी, प्रमाणक वाणी वो कबीर साहब की गुरु ग्रंथ साहब में है। हाँ। रविदास जी की वाणी है, धन्य की वाणी है, सदने की वाणी है, सेन की वाणी है और 11 भट्ट कवि हैं। ये शुद्ध हिंदी के ब्रज भाषा के कवि है जिन्होंने स्वयं लिखे। ये जो भट्ट कवि है, ये इन्होंने गुरु साहब की प्रशंसा में काव्य की रचना की। तो गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पुराना कवि जयदेव, गीत गोविंद वाले संस्कृत के कवि, उनके शब्द गुरु ग्रंथ साहब में हैं। 10वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक गुरु तेग बहादुर साहब तक 800 सालों की भारतीय वांग्मय, भारतीय काव्य, भारतीय संस्कृति श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रामाणिक रूप से संकलित है। पूरे अगर भक्ति काल को समझना है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के बिना नहीं समझा जा सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो संपादन कला है उसके बिना नहीं समझा जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब में 31 राग हैं और 32 प्रकार हैं। 63 राग रागनियों में श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी आवंटित है। तो उस समय की कला को, मध्यकाल के साहित्य को समझने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा कोई और स्रोत नहीं हो सकता, स्रोत हमारे पास नहीं। मैंने अपने साहित्य इतिहास में यह सिद्ध किया कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का उत्तरी भारत में सबसे बड़ा स्रोत श्री गुरु ग्रंथ साहब है। इसलिए हिंदी के गौण कवियों को, हिंदी के प्रमुख कवियों को उस काल में अगर किसी भूखंड
ने संभाला तो वह पंजाब का भूखंड था। और उस समय गुरु अर्जन देव ने 1604 में श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपादन कर भारतीय वांग्मय को सुरक्षित किया। ये मैंने अपने इतिहास में बहुत विस्तार से हिंदी साहित्य जगत के सामने ये जानकारी रखी। डॉक्टर साहब उत्तर मध्यकाल देखिए, उत्तर मध्यकाल में मैं गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र करना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी जिसमें उन्होंने अपना आत्म वृत्तांत दिया, विचित्र नाटक। अगर डॉक्टर साहब आज कोई व्यक्ति हिंदी की आत्मकथा पर शोध कार्य करना चाहता है तो उसका पहला जो ग्रंथ बोलेगा वो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित उनकी जो आत्मकथा है विचित्र नाटक होगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने विचित्र नाटक जाप साहब स्वये मुख पातशाही 10वीं के, और एक पंजाबी में उनकी रचना है चंडी दी वार, एक फारसी में है जफरनामा। ये सारी चीजों को मैं अपने साहित्य इतिहास में उत्तर मध्यकाल के इतिहास में दर्ज किया और ये निष्कर्ष निकाला कि जब हिंदी साहित्य दरबारों में चला गया था, जहां बड़ा दूसरे ढंग का साहित्य रचा गया जो परिवार से, गृहस्थ से, समाज से दूर था, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहब, पाउंटा साहब, ये 2 जगह है पंजाब में, वहां पर अपना विद्या दरबार बनाया। और इस विद्या दरबार में हिंदी के 52 कवि थे। मैंने शोध किया, उन 52 कवियों के नाम इकट्ठे किए। पूरे महाभारत का पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी के संरक्षण में हिंदी में अनुवाद हुआ 18 पर्वों का। 50 उपनिषद चुने गए, 50 उपनिषदों का हिंदी में अनुवाद हुआ। चाणक्य नीति का हिंदी में अनुवाद हुआ। 9 बार गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद रूपांतरण उल्था हुआ। ये सारे का सारा साहित्य उस समय लिखा गया जब दरबारी कविता बिल्कुल समाज से बहुत दूर जा चुकी थी। ये सारे का सारा भक्ति साहित्य उस समय लिखा गया जब भक्ति का आंदोलन बिल्कुल समाप्त होने वाला था और गुरु गोविंद सिंह जी ने भक्ति आंदोलन का एक संवाद रचाया। हमें याद रखना चाहिए कि भक्ति आंदोलन कभी दक्षिण से उठा था, 15वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में फैला और गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तर मध्य काल में इस पूरे चक्कर को पूरा किया। और ये हमें याद रखना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण में जाकर ज्योति ज्योत समाये और पूरे का पूरा जो उत्तरी भारत का भक्ति साहित्य था वो पुनः दक्षिण की ओर गया और ये पूरे का पूरा एक चाक्रिक सिद्धांत भक्ति का संपूर्ण होता है। यह डॉक्टर साहब उत्तर मध्यकाल की एक विलक्षण हिंदी को देन है। और उसके साथ 2-4 बातें मैं आधुनिक काल पे करना चाहूंगा। जी जी। आधुनिक काल 1857 के बाद शुरू होता है और डॉक्टर साहब आप देखिए कि बहुत सारा साहित्य उत्तर मध्य काल में ऐसा लिखा गया जिसकी लिपि गुरुमुखी थी, भाषा हिंदी थी। भाषा हिंदी थी, बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने अपना डीलेट का शोध कार्य गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी भक्ति साहित्य पर किया। यह गुरुमुखी लिपि में मैंने 80 के करीब पांडुलिपियां ढूंढी जिनकी भाषा ब्रज थी, अवधी थी, खड़ी बोली थी, संस्कृत से टूटी हुई अपभ्रंश थी और वह पंजाब के दरबारों में वो सारे के सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं। एक अनुमान है कि पंजाब के उस समय जो साहित्य रचा गया, आज भी पंजाब के पुरातन पुस्तकालयों में 500 से ज्यादा राम काव्य के ग्रंथ हैं, 700 के करीब कृष्ण काव्य के ग्रंथ हैं,
350 के करीब सूफी साहित्य के ग्रंथ है, वाह, निर्गुण संतों की वाणी है। ये पूरे का पूरा 300 वर्ष पंजाब में गुरमुखी लिपि में हिंदी साहित्य का सृजन होता रहा और यह बहुत बड़ी निधि है। और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो जब उसका अंतिम संस्करण आया 1942 में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिशिष्ट उसके साथ जोड़ा, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मुझे बहुत बाद में एक अलग तरह के विलक्षण हिंदी साहित्य की निरंतरता का पता चला है, वह पंजाब की भूमि पर वह साहित्य रचा गया। आधुनिक काल में आप देखिए, मैं 2-3 उदाहरण, मैं जब का इतिहास लिख रहा था तो मेरे सामने पंडित श्रद्धाराम फिलौरी आए। श्रद्धाराम फिलौरी लुधियाना के पास एक छोटा सा कस्बा है फिलौर, हाँ फिलौर, फिलौर के रहने वाले। उन्होंने आरती लिखी, ओम जय जगदीश हरे। आज आप देखिए कि पूरा विश्व, जहां जहां भी हिंदुस्तानी रहते हैं, पूरा भारत उस आरती के साथ जागता है, उस आरती के साथ सोता बिल्कुल ठीक है। ये खड़ी बोली की पहली लोकप्रिय कविता है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। ये आरती 1865 में लिखी गई। 13 अप्रैल 1865 को उत्तरी भारत के सभी मंदिर इस आरती के कारण एकजुट हो गए और सभी मंदिरों में ये आरती गाने जाने लगी। 16 बार पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ने इस आरती का संशोधन किया। हिंदी का पहला उपन्यास पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखा भाग्यवती, और इतिहासों में यह दर्ज था कि हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु है। मैंने जब यह शोध कार्य किया तो बाद में इतिहासों में यह दर्ज हुआ कि हिंदी का पहला उपन्यासकार पंडित श्रद्धाराम फिलौरी है, जिसने पहला नावल भाग्यवती लिखा। और भाग्यवती 1888 में छपा, परीक्षा गुरु 1902 में छपता है। परीक्षा गुरु निबंधात्मक भाषा में लिखा गया उपन्यास है और भाग्यवती उपन्यास की भाषा में, संवादों में, कथानक में, पात्रों में बटा हुआ उपन्यास है। इसलिए हिंदी का पहला उपन्यासकार पंडित श्रद्धाराम फिलौरी है। मैंने 3 खंडों में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ग्रंथावली का संपादन किया और इस ग्रंथावली के संपादन के बाद आधुनिक काल के में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी को वह स्थान मिला जिसके वे हकदार थे। इसलिए पंडित श्रद्धाराम फिलौरी के इस योगदान को मैंने अपने अनुसंधान की यात्रा के दौरान हिंदी कर पंजाब की हिंदी की देन को रेखांकित किया। दूसरी ओर आप देखिए कि ये भी बहुत बड़ी बात है, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह बहुत बड़े भगत सिंह हिंदी के विद्यार्थी थे। अच्छा। भगत सिंह ने अपना आज भी वो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उस समय हिंदी निबंध प्रतियोगिता करवा करता था और भगत सिंह ने अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में 3 बार पहला पुरस्कार प्राप्त किया और भगत सिंह की ज्यादातर रचनाएं हिंदी में हैं। भगत सिंह ने जो अपने संस्मरण देशभक्तों के बारे में वो बहुत बढ़िया हिंदी में उन्होंने भारतेंदु का नाटक अभी किया।
भगत सिंह को सैकड़ों हिंदी थी। भारत दुर्दशा के संवाद सुनाया करते थे। मैंने पंजाब के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय भगत सिंह के हिंदी प्रेम को भी रेखांकित किया और भगत सिंह ने अपना मुकदमा खुद लड़ा। 1600 पृष्ठ भगत सिंह ने लिखे, 900 पृष्ठ भगत सिंह ने हिंदी में लिखे। भगत सिंह का एक बड़ा लोकप्रिय निबंध है राष्ट्रभाषा हिंदी। भगत सिंह का बहुत लोग चिंतन के साथ, हिंदी भाषा के साथ, हिंदी साहित्य के साथ जुड़े हुए थे और वो अखिल भारतीय साहित्य पर बराबर सोचते थे, चिंतन करते थे, लिखते थे। और मैंने इस तथ्य को भी अपने साहित्य इतिहास आधुनिक काल में रखा ताकि लोगों को ये पता चले कि हिंदी पंजाब में उस समय एक राजनीतिक बड़े बड़े चिंतकों की भी भाषा थी। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जैसे जो पहले सनातन धर्म के प्रचारक थे, उनकी भाषा थी। और पूरे का पूरा जो हिंदी पंजाब का हिंदी का आधुनिक काल का रिश्ता है। आज तो डॉक्टर साहब आप विद्वान हैं, आप देखिए कि आधुनिक काल में कितने बड़े बड़े हिंदी के लेखक हैं। नाम गिनवाने तो बड़ी लंबी सूची है। कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, भीष्म सानी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, राजी सेठ, किस किस का नाम ले। आज हिंदी का कथा साहित्य जो 60% कथाकार हैं बड़े, वो किसी ना किसी रूप से पंजाब के साथ उनका नाता रहा है। इसलिए जो मैंने शुरू में निवेदन किया था कि हिंदी साहित्य पूरा है, समझा जा सकता, ये मेरी एक साहित्य की यात्रा का एक बड़ी मैं जुड़कर मैंने भी इसके बारे में कुछ जाना। बहुत सुंदर, आपने बहुत विद्वतापूर्ण शोध किया और उसके ये बहुमूल्य सूचनाएं थी, बहुमूल्य तथ्य थे जो सबको पता चले। अब ये सोच रहा हूं कि आपसे मैं ये समझूं कि विश्वविद्यालय, विशेष करके जहां आप कुलपति हैं, उस विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए क्या परियोजनाएं या आयोजन? डॉक्टर साहब देखिए कि पंजाब में हिंदी का बहुत वर्चस्व रहा है जी। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का, हिंदी साहित्य के सृजन का बहुत बड़े बड़े केंद्र, लाहौर पहले केंद्र था और स्वतंत्रता के बाद जालंधर, अमृतसर, ये बड़े केंद्र बने हिंदी साहित्य के। अभी मैं बात कर रहा था, मोहन राकेश अमृतसर के रहने वाले थे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जब अमृतसर में बनी तो मैंने वहां मेरा सारा जो अध्ययन अध्यापन है शुरू का, वो उसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा रहा। जी। मैंने उस समय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में रहकर जी कुछ ऐसे शोध परियोजनाएं शुरू की। उसमें मैंने लगभग 30 बच्चों को पंजाब के हिंदी साहित्य पर पीएचडी करवाई। उसमें राम काव्य, कृष्ण काव्य, आदि काल हिंदी का और उसके साथ साथ आधुनिक काल के बड़े बड़े लेखकों के ऊपर शोध कार्य करवाए। और उसका केंद्र पंजाबी संवेदना, पंजाबी साहित्यकारों के साथ तुलना और पंजाब की समस्याओं को लेकर उन्होंने किस तरह से
अपने उपन्यासों कहानियों की रचना की। तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी। और दूसरा मैंने एक परियोजना बनाई कि जो गुरमुखी लिपि में उपलब्ध पंजाब का हिंदी साहित्य है उसको प्रकाश में लाया जाए। मैंने पांडुलिपियों पर बड़ा शोध कार्य करवाया, बहुत बड़ा और काम। गुरमुखी लिपि को हिंदी में लिप्यांतरण करवाकर वो पंजाब सरकार ने भी पांडुलिपियां छापी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने भी छापी, और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला तक भी ये बात गई। और पूरे का पूरा एक पंजाब में जो कुछ हिंदी में रचा गया उसको सहेजा, उसको संभाला, उसका लिप्यंतरण किया। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात देखिए कि खड़ी बोली का जो पहला लेखक था वो राम प्रसाद निरंजनी था। राम प्रसाद निरंजनी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का हमने हिंदी में लिप्यंतरण करके वो पुस्तक छापी, और बाद के हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने राम प्रसाद निरंजनी की भाषा को यह कहकर उसकी प्रशंसा की कि हिंदी की खड़ी बोली की पुस्तक राम प्रसाद निरंजनी ने लिखी जो पंजाब के रहने वाले थे। मैंने गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार के कई कवियों की रचनाओं का हिंदी में लिप्यांतरण करके शोध कार्य भी करवाया और उसको छपवाया भी। गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार के 52 कवियों के नाम ढूंढे, कौन कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा। एक उदाहरण देना चाहता हूं। जी सर। गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार के कवि थे सेनापति। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के ऊपर एक काव्य लिखा गुरु शोभा। गुरु शोभा का हिंदी में लिप्यंतरण हुआ और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने प्रकाशित किया। मैंने गुरु गोविंद सिंह के एक कवि थे अणी राय, उन्होंने जंगनामा गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा। और ऐसे कई कवि, एक कवि थे उन्होंने 10 गुर कथा लिखी, तो उसका मैंने हिंदी में लिप्यांतरण करके उस पुस्तक को छपवाया। तो ये सारी की सारी परियोजनाओं से एक बहुत बड़ा जो एक हाशिया था, बहुत बड़ा जो पंजाब के हिंदी साहित्य के रिश्ते थे वो बड़े पारदर्शी बने। और बाद में लोगों को ये लगा कि हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा है साहित्य के माध्यम से। मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि अगर इस देश को 2 शक्तियां अखंड बना सकती हैं, एक जीटी रोड और दूसरी हिंदी। हिंदी अब जीटी रोड है, हाईवे है। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत की अखंडता को एक अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, और उसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे तो कई बार लगता है कि हम पंजाब को हिंदी प्रदेश कहते हैं। किसी हिंदी प्रदेश के साथ आप तुलना करके डॉक्टर साहब देखिए, हम पीछे नहीं रहेंगे, उसके बराबर आएंगे। जब से मैं कुलाधिपति हुआ हूं हिमाचल में, तो एक काम मैंने वहां एक परियोजना है कि गुरु गोविंद सिंह का एक विद्या दरबार पांवटा साहब में था। पांवटा साहब हिमाचल में एक जगह है जहां गुरु गोविंद सिंह कवि सम्मेलन करवाया करते थे यमुना के किनारे, और गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कई रचनाएं उस रमणीक जगह पर बैठकर लिखी। तो वहां गुरु गोविंद सिंह के जो कवि थे वो महाभारत का अनुवाद भी किया करते थे, और गुरु गोविंद सिंह हजारों टके, उसमें टका चलता था पैसा, उन कवियों को इनाम के रूप में देते थे। मेरा एक योजना चल रही है कि पांवटा साहब को हिंदी उत्तर मध्य काल का हिंदी साहित्य का सेंटर बनाया जाए, हाँ, केंद्र बनाकर वहां पर ये हिंदी की जो एक अविरल धारा चल रही थी उसको स्पष्ट रूप से मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए। बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार। साधुवाद। तो अभी हम विधाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे प्रिय विधा आपको कविता लगती है, ऐसा मैंने निष्कर्ष पाया। हाँ जी।
आपके ग्रंथों में कितने कविता ग्रंथ हैं और कितने गद्य के ग्रंथ हैं? डॉक्टर साहब, मैंने मेरे कोई 11 कविता संग्रह छप चुके हैं। बहुत सुंदर। पहला कविता संग्रह था गर्म लोहा, फिर आया पहचान की यात्रा, फिर आया किसी और दिन, फिर आया धुंध में डूबा शहर, फिर आया फिर से फिर आया लहर लहर कविता, फिर आया अशेष अभी अनकहा, और फिर आया उपसंहार में उपस्थित, और फिर आया अनुबंध के भोजपत्र। अब आपकी प्रेरणा से जो 11वां कविता संग्रह है वो भी बहुत जल्दी छप जाएगा। उसका मैंने नाम रखा है मौन में उपवास। वाह वाह। तो 11 कविता संग्रह है। और डॉक्टर साहब, एक बात, इसमें आपका भी योगदान है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पंजाब के लेखकों को प्रकाशन की दुनिया के साथ जोड़ने का श्रेय वह डॉक्टर साहब आपको जाता है। हम हमेशा तैयार हैं, एनी टाइम रेडी। अगर आप किन्हीं और को भी रिफर करना चाहते हो तो रिफर करें, हमको खुशी होगी इस काम बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाबी से हिंदी में जो लिप्यांतरण के काम हैं उनके लिए भी मैं प्रस्तुत हूँ। हमने अभी पीछे दिन 2 योजनाएं लॉन्च की हैं अनुवाद के सिलसिले में। पहली है कि अच्छे अनुवाद की कोई भी अगर ग्रंथ होगी, पुस्तक होगी, तो उसके प्रकाशन के लिए हमारा एनजीओ बीपीए फाउंडेशन वो ग्रांट देगा। डॉक्टर साहब, एक अब बात चल पड़ी है। एक सेकेंड सर। और दूसरा ये है कि हम प्रतिवर्ष अभी तक 4 पुरस्कार देते रहे हैं। हमने 5वां पुरस्कार अनुदित साहित्य के लिए रखा, नया पुरस्कार सेटअप किया, जो 2022 से शुरू किया जाएगा। तो हम अनुवाद के क्षेत्र में जो भी बढ़ोतरी हो सकती है, जो भी प्रयास हो सकते हैं, उनके लिए हमने थोड़ा सा कुछ किया है। जी, आप कुछ कह रहे थे। डॉक्टर साहब, मैंने पीछे, आपने सुना होगा, विद्वान है आप, वारे शाह की हीर है पंजाबी में। हीर बड़ी लोकप्रिय रचना है वारे शाह की, पूरे भारतीय साहित्य में उसका उल्लेख होता है। हीर, वारे शाह एक लेखक थे, उनकी हीर को ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। पंजाब में पंजाबी पाठ्यक्रम का वो हिस्सा है किस्सा काव्य में। जी। मैंने वारे शाह की हीर का हिंदी में लिप्यांतरण किया है। ये एक इतनी बड़ी पाठ ग्रंथ है कि पूरे भारतीय साहित्य में बार बार उसको उद्धृत किया जाता है, जो प्रेमाख्यान परंपरा के रूप में। तो हिंदी में मैंने उसका लिप्यांतरण किया, एक भूमिका लिखी और उसका कठिन फारसी और पंजाबी शब्दों का एक परिशिष्ट बनाया। जी। तो ये काम मैंने पिछले 2-3 सालों में संपन्न किया है। तो और ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसकी पांडुलिपि बिल्कुल तैयार है। तो भेजिए ना सर। हाँ, आपसे बात करके मैं उसको भेजूंगा आपके पास। तो डॉक्टर साहब, बाकी मैंने कविता के बिना मेरे लगभग 30 ग्रंथ हैं। एक तो मैंने अभी उल्लेख किया कि पंडित श्रद्धाराम फुलौरी ग्रंथावली के 3 हिस्से हैं। एक मैंने गुरमुखी लिपि में उपलब्ध पंजाब का हिंदी भक्ति साहित्य, ये ग्रंथ छपा हुआ है जी। एक पाश्चात्य स्रोत, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पाश्चात्य स्रोत, पंजाब का हिंदी रीति साहित्य, गुरु नानक और भारतीय संस्कृति, वीर काव्य परंपरा और गुरु गोविंद सिंह, पंजाबी राम काव्य, ये मेरे अनुसंधान के ग्रंथ छपे हुए हैं। और बहुत इसके काम किया सर आपने, बहुत काम किया। मैं 2-3 समाचार पत्रों में कॉलम लिखता हूं,
तो उन निबंधों के ऊपर भी 4 किताबें समसामयिक विषयों के ऊपर छप चुकी हैं। और इसके साथ मैंने 13 पाठ्य पुस्तकों का संपादन किया है और 10 पांडुलिपियों को हिंदी में लिप्यांतरण करके छापा है। तो इस तरह से 30 किताबें मैंने अपनी 50 साल लेखन की यात्रा में संपन्न की है। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब अगला जो हम सोचते हैं कि आपसे जाना जाए, वर्तमान में जो लेखन चल रहा है वो मात्रा या परिमाण के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गया, लेखन विस्फोट जैसा कहना चाहिए, लेकिन पाठकों की दूरी क्यों है, वो उनका जुड़ाव उतना क्यों नहीं हो पा रहा? आपकी समझ में क्या रीजन? डॉक्टर साहब, ये बात सभी लेखकों को, चिंतकों को परेशान करती है। मुझे कई बार लगता है कि क्या अब लेखक लेखकों के लिए ही लिखते हैं? आप भी इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। एक लेखक किताब छपवाता है, कार्यक्रम होता है, चंद लेखक मित्र को किताब दी जाती है, चंद लोग उसका नोटिस ले लेते हैं, इसके आगे कोई पाठक वर्ग नहीं होता। एक बात आप और देखिए कि कोई भी जो साहित्यिक आंदोलन है वह जब उठता है तो उसके साथ कई पत्र पत्रिकाएं जन्म ले लेती हैं जी। प्रकाशन की दुनिया बदल जाती है। अब आप नई कविता का आंदोलन देखिए, नई कहानी को देखिए, कस्बों में, गांव में इतने पाठक पैदा किए नई कहानी में। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंजाब के गांव कस्बों में सारिका धड़ाधड़ दिखा करती थी, इतने पाठक थे। और सबसे बड़ा पाठक वर्ग भारतीय भाषाओं में लिखने वाले लेखकों का भी था। पंजाबी का हर लेखक सारिका पढ़ता था, हर लेखक धर्मयुग पढ़ता था। ये सारी की सारी जो चेतना है ये कहीं खो गई है। इसके 2-3 कारण मेरी समझ में आते हैं। पहला कारण तो यह है कि जितनी तेजी से हमारा समाज बदला, हमारा ज्ञान आगे बढ़ा, हमारा ज्ञान संश्लिष्ट हुआ और जितने अंतर विरोधों में हम जिए, कहीं ना कहीं हमारे साहित्यकार दोस्त इन अंतर विरोधों तक अपनी लेखनी लेकर नहीं जा सके। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि पाठक टूटते चले गए। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता था कि मुसीबत की घड़ी में जब व्यक्ति अकेला होता था तो शरत चंद्र, टैगोर, प्रेमचंद का कोई पात्र उठकर आपके साथ खड़ा हो जाता था। बिल्कुल आप जिंदगी के हल उसमें से तलाशते थे। और आज कथा साहित्य में मुझे लगता है खास करके कि ये चेतना गायब हो गई है। उस समय लोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते थे, ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ते थे, जिंदगी को गहराई से समझने के लिए पढ़ते थे। बिल्कुल ठीक है। अगर आज साहित्य से हमने मनोरंजन नहीं करना, मनोरंजन के लिए आपके पास अनेकों खेल थे, अनेकों तमाशे थे, साधन है। इसलिए पाठक वर्ग का मोह भंग साहित्य कृतियों से हो चुका है। दूसरी जो बड़ी दिक्कत है वह यह है कि अब जो हमारा पाठक है, मैं हिंदी या भारतीय भाषाओं के पाठक मेरे सामने है, पंजाबी के हैं, हिंदी के हैं, वो जिस तरह का साहित्य चाहते हैं। मैं जैसे एक बात अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो अनुवाद की दुनिया है
अनुवाद के द्वारा हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को, भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य को अपने पाठकों तक पहुंचा सकते हैं जी। ये एक रास्ता भी हमने बंद किया हुआ है। ये इतने वाटर टाइट कंपार्टमेंट बन गए हैं कि हमें, पहले लोग समझते थे कि हमें उर्दू का भी समझना है, हमें फैज अहमद फैज के शेरों का भी आनंद लेना है, और हमने भारतेंदु के दोहों को भी देखना है। अब आप देखिए, अब केवल हम अपनी छोटी सी दुनिया तक सीमित हो गए हैं। साहित्य छोटी दुनिया को रेखांकित करने वाली कला नहीं है, बड़ी दुनिया के साथ साहित्य को जोड़िए, और उसका एक माध्यम आपने जैसे कहा वो लिप्यंतरण और वह अनुवाद हो सकता है, जिसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं महसूस करता हूं कि डॉक्टर साहब, पहले समीक्षा होती थी किताबों की, हर पत्र पत्रिकाओं में अच्छी किताब का विस्तृत रूप से पाठकों के सामने रखी जाती थी, और उस समय प्रकाशकों भी होता था कि अगर इस कृति की अच्छी समीक्षा छप गई तो मेरी किताबें बिक जाएंगी, बिकेंगी धड़ाधड़। आज ये वो भी गायब हो गया। मुझे लगता है कि इसे किसी ना किसी रूप में दोबारा लाने की जरूरत है, ताकि लेखक और पाठक का रिश्ता इन पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा के माध्यम से पुनः जुड़ सके। सर, यहाँ एक दो पॉइंट में मेरी सोच के या भावना के हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। पहली चीज तो हमने क्या देखा है कि हिंदी से इतर भाषाओं के लोग हिंदी में अनुवाद कार्य ज्यादा कर रहे हैं, जैसे पंजाबी से हिंदी में, हाँ जी, मलयालम से हिंदी में, तमिल से हिंदी में, मराठी से हिंदी में, इस प्रकार के क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किए जा रहे हैं लगातार। इससे थोड़ा बहुत क्षेत्रीय जो साहित्य है वो हिंदी में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हिंदी का कोई व्यक्ति हिंदी से मलयालम में, हिंदी से पंजाबी में, हिंदी से उड़िया में करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहा, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी का साहित्यकार जो है ना, वो उसको चाहिए कि वो अपनी हिंदी की किताबों को सारे देश में पहुंचने की स्थिति में लाए। और तो और छोड़िए, आज अगर आप कहिए कि प्रेमचंद का साहित्य मलयालम में मिल जाए तो नहीं है, नहीं। और इससे लेखकों के सामने इतना ज्यादा काम हो जाता है कि वो अच्छा साहित्य अच्छी जगह पर सही समय पर पहुंचा सकते हैं। तो एक तो मेरे को ये बिंदु लगता है जिस पर विचार किया जाना जरूरी है। दूसरा, एक चीज ये कि साहित्य की जो मान्यता है, उस मान्यता में भी कुछ झंडे फहराने चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी को साहित्य के महत्व से परिचित कराना भी आवश्यक है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जैसे हमारे 3 स्तंभ हैं प्रजातंत्र के, और चौथा स्तंभ मीडिया ने स्वयं को गढ़ लिया है, तो साहित्य को भी साहित्य तो मीडिया से ज्यादा सशक्त होता है, लेकिन अगर मान लीजिए चौथा स्तंभ मीडिया को मिल गया तो 5वां स्तंभ साहित्य को क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए? वो एक में शामिल हो करके सब लोगों के हाथों से, सब लोगों के ज्ञान से गुजरेगा कि साहित्य 5वां स्तंभ है, तो साहित्य अगर 5वां स्तंभ है तो जरा झांक के देखें कि क्या है। इस बारे में आपका क्या राय है यार? डॉक्टर साहब, दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जो ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि हिंदी लेखकों को अच्छी हिंदी जानकारी रखते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा के साहित्य को हिंदी के माध्यम से जरूर आ जाना। ये कुछ हुए हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय इस पर सोच कर रहे हैं, पर ये इतने बड़े स्तर पर अगर हम इस आंदोलन के रूप में इसको लेते हैं
तो मुझे लगता है कि जो बार बार एक सांस्कृतिक जो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि भारतीय साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जाए। ये जो भारतीय साहित्य है ना, ये केवल हिंदी नहीं है, भारतीय साहित्य में भारतीय भाषाएं हैं, भाषाओं का साहित्य और है। वह हिंदी के माध्यम से एक पूरे इंडियन लिटरेचर की तस्वीर हमारे सामने रख सकती है। सरकारी तौर पर भी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया NBT ये काम कर रहा है, पर उनकी सीमाएं होती हैं। आदान प्रदान योजना देखिए उनकी जो है, तो उसमें भारतीय भाषाओं में एक दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद होकर किताबें छप रही हैं। यूनिवर्सिटियों में ये काम नहीं हो पा रहा, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के भाषा विभागों की है कि वह कम से कम अपनी मातृभाषा के साहित्य को हिंदी के माध्यम से पूरी हिंदी जगत के सामने, क्योंकि आप हिंदी देखिए, हिंदी किसी एक प्रांत की भाषा नहीं ना, हिंदी पूरे देश की भाषा है जी। हिंदी 60 करोड़ लोगों की भाषा है। या तो 60 करोड़ लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, और हिंदी का जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है वो भी आप देखिए, वो तो भारत से अच्छा है सर। हाँ, इसलिए अगर हिंदी के माध्यम से पूरा भारतीय साहित्य बाहर जाता है, अन्य प्रांतों में जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी चिंता है, यह चिंता कम हो जाएगी। और अगर मेरी एक पक्की अवधारणा है, हिंदी का विकास तभी होगा जब भारतीय भाषाओं का विकास होगा, भारतीय भाषाओं का विकास तभी होगा जब हिंदी का विकास होगा। तो इसलिए एक दूसरी की जो पूरक वो बढ़ानी चाहिए, वो बढ़ाई जानी चाहिए। ये होनी चाहिए। और दूसरा, आपने बड़ी अच्छी एक समस्या भी ये हमारे सामने रखी कि ये पूरे का पूरा जो परिदृश्य है, जिसमें भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी है, और उसके साथ अनुवाद का जो एक काम है, ये एकांकी नहीं है, ठीक बात है, ये संयुक्त है। तो संयुक्त रूप में जब भारतीय भाषाएं, भारतीय कलाएं, भारतीय बोलियां एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, और जो हमारी नई शिक्षा नीति है ना, नई शिक्षा नीति में जो भारतीय भाषाओं का संदर्भ है, वो इसी संदर्भ को ज्यादा पारदर्शी बना रही है कि प्रारंभिक शिक्षा के जो प्रारंभिक वर्ष है, वो बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से उनके साथ एक साझ मातृभाषा की और राष्ट्रभाषा हिंदी की डाली जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि छोटे छोटे जो उपाय हैं, या छोटे छोटे जो आयोजन हैं, या छोटे छोटे जो प्रयास हैं, वो संपूर्णता नहीं ला सकते, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि एक एक बूंद करके तो बाढ़ आ जाती है, एक एक मोती करके पूरी माला बन जाती है। तो कहीं ना कहीं शुरू करना चाहिए इस मुहिम को। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये मुहिम शुरू हो और एक बार रेखांकित हो, तो लोगों को एक चर्चा का विषय बनेगा और लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। एक तीसरा जो प्रश्न हमारे दिमाग में रहता है, वो ये है कि ये जो तकनीकी शब्दावली बनाई जा रही है, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली बनाई जा रही है, या जो राजभाषा की जो शब्दावली के अनुवाद बनाए गए हैं, वो इतने संस्कृतमय या तत्सम शब्दों से भरे पड़े हैं कि उनका व्यवहारिक उपयोग बड़ा कठिन लगता है। वैसे ये बड़ा अच्छा चिंतनीय विषय है। स्वतंत्रता के बाद जब लोकसभा में बार बार प्रश्न उठता था कि हिंदी के नाम पर स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ था, तो बहुत जल्दी में जो कोश तैयार किए गए, वो संस्कृत की शब्दावली अंग्रेजी के शब्दों के सामने रख दी गई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जब वह
बोलचाल में आई तो लोगों ने कहा कि ये तो अंग्रेजी से भी कठिन भाषा है। आकाशवाणी के समाचार लोगों को अंग्रेजी आसान लगती थी सुनने में, हिंदी की शब्दावली कठिन लगती थी। पर आप एक बात देखिए कि 1980 के बाद भारतीय भाषाओं की शब्दावली हिंदी में गई। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कृषि मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य था, तो वहां प्रश्न उठा कि कृषि कोश शब्दावली बनाया जाए। तो मैंने कोई 72 शब्द कंट्रीब्यूट किए, और वो जो 72 शब्द थे वो लगभग भारतीय भाषाओं के वही शब्द थे जो पंजाबी, मलयालम, हरियाणवी, पहाड़ी में प्रयोग होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो काम धंधों की शब्दावली है, हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी के कामों की शब्दावली है, वो हमारी लोक भाषा की शब्दावली है। अगर उस लोक भाषा की शब्दावली को परिभाषकों के रूप में हम स्वीकार करें, जैसे एक जिना उदाहरण है कि जिससे मिट्टी को खोदा जाता है उसको हल कहते हैं। पूरी भारतीय भाषाओं में देखिए एक ही शब्द है, हल। वही है वो जिसके साथ जोता जाता है बैल, उसका एक ही शब्द है भारतीय भाषाओं में। तो ये जो कामकाजी शब्दावली है, इस शब्दावली के उस विकसित रूप को लेकर परिभाषकों के साथ रखना चाहिए। बाकी एक बात आप और देखिए कि उपयोग के ऊपर बड़ी हमारी मानसिकता दिखलाती है। आज आप देखिए आरक्षण शब्द किसी को कठिन नहीं लगता। हर जो एक गांव वाला भी है उसको पूछो, वो कहता है मैं सीट आरक्षित करने जा रहा हूं। तो ऐसी शब्दावली जो लोगों के साथ सीधे टकराती है, वह शब्दावली परिभाषा कोशों में आनी चाहिए। भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उससे में इस्तेमाल होना चाहिए, और हिंदी भाषा को अपने दरवाजे बंद नहीं करनी चाहिए। आज हिंदी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भाषा है। इसलिए भारतीय भाषाएं अपनी हिस्सेदारी हिंदी में बटाएंगी। मेरा तो कहना ये है, आप बेहतर समझते हैं, आपने शोध किया इस क्षेत्र में। मेरा तो कहना ये है कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए उन शब्दों की तलाश की जानी चाहिए क्षेत्रीय भाषाओं में जो व्यापक रूप से प्रयोग होते हैं, और वो हिंदी का पार्ट सिंप्लीफाई करके बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप देखिए पंजाबी का शब्द है सभ्याचार। अब हिंदी में हर व्यक्ति समझता है सभ्याचार, ठीक है, सभ्याचार संस्कृति। तो ऐसे शब्दों को, आपकी बात ठीक है, उस में लाना चाहिए ताकि हिंदी का एक व्यापक स्वरूप बन सके। और कॉमन सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले अन्य भाषाओं के शब्दों को अगर हिंदी में शामिल किया जाएगा तो हिंदी लोगों की जबान पर जल्दी चढ़ेगी। डॉक्टर साहब, इसलिए हिंदी का जो संपर्क भाषा वाला रूप है, करेक्ट, वो सबसे बेहतर है। उसे हमें आगे लाना है। हिंदी राजभाषा ठीक, राष्ट्रभाषा ठीक, पर हिंदी संपर्क भाषा है। ये जो संपर्क भाषा है ना, ये अखंड भारत की भाषा है। बिल्कुल ठीक। प्रवासी भारतीयों के द्वारा जो योगदान किया जाता है उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अभी तक प्रवासी हिंदी साहित्य का हिस्सा नहीं बन सका। सबसे बड़ी जरूरत है कि प्रवासियों के द्वारा जो हिंदी साहित्य रचा जा रहा है उसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का हिस्सा बनाया जाए, तब बात बनेगी। अगर
लाल पसीना, अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है, तो वह हिंदी उपन्यास की यात्रा में दर्ज है। अगर आज तेजेंद्र शर्मा इंग्लैंड में रहकर कुछ लिख रहे हैं, अगर वो हिंदी कहानी की यात्रा में आएगा तब उस प्रवासी साहित्य का सही मूल्यांकन होगा। इसलिए पहला जो एक सिद्धांतगत चर्चा है वो हमें हिस्टोरियोग्राफी से लेनी चाहिए। दूसरा, ये हिंदी का बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। ये एक विश्व साहित्य की टकराहट से ये साहित्य निकल रहा है। एक अन्य संस्कृतियों को हिंदी का हिस्सा हिंदी संस्कृति के साथ जोड़कर बनाया जा रहा है। कभी ये काम बहुत सिंसियरली उषा प्रेमवदा ने किया था। हाँ, ठीक बात है। तो उस मॉडल को लेना चाहिए। रुकोगी नी राधिका, जिंदगी और गुलाब के फूल, आप देखिए उस समय ये चीजें पढ़ाई जाती थी हमारे पाठ्यक्रम में। जी। तो आज जो प्रवासी साहित्य रचा जा रहा है ना, उसे भारतीय साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक उद्बोधन मिलना चाहिए और उसी उद्बोधन के माध्यम से हम प्रवासी साहित्य के महत्व को अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। जिसमें आपके संज्ञान में मैं रखना चाहूंगा कि हमारा परिवार क्या, मतलब इंडिया नेट बुक्स परिवार क्या कर रहा है। पहली चीज तो वहां के जो लेखक और रचनाकार हैं उनको प्रकाशन की बड़ी दिक्कत आती थी। तो हमने क्या किया है, इंडिया नेट बुक्स एलएलसी के नाम से कंपनी सेटअप की है अमेरिका में, और वो अमेरिका में रहने वाले और कनाडा वगैरह में रहने वाले जितने भारतीय हैं उनको प्रकाशन की सुविधा प्रदान करेंगे। तो एक तो हमने ये किया। दूसरा हमने प्रयास ये किया कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनके द्वारा लिखी गई कविता, कहानी और लघु कथा, 3 अंग उठाए हैं, उनके लिए एक सामान्य कोष बनाने का बहुत बढ़िया है ना। तो तीसरा ये है कि हमारी जो मैगजीन है, पत्रिका अनुस्वार, उसको हमने अमेरिका की वेबसाइट पर डाल दिया है ताकि उसे कोई भी ग्लोबली देख सकता है। तीसरी चीज, किंडल पे हम सारी बुक्स जो पब्लिश कर रहे थे, हाँ जी, वो हम amazon.in पर डालते थे, लेकिन अब वो अमेरिकन कंपनी के थ्रू amazon.com पर जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि ग्लोबली अवेलेबल है किंडल बुक्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट बुक्स के साथ साथ किंडल बुक्स भी बनाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया में आती है उस किंडल बुक्स भी बना रहे हैं, ताकि जो डिजिटल सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या वहां जाकर के छांटते हैं तो उनको वहां पर अवेलेबल हो जाए चीज। इस तरीके के कुछ कार्य जो है ना हम कर रहे हैं प्रवासी भारतीयों के साहित्य पर। बहुत बढ़िया। ताता, ये जो मैंने सवाल उठाया था ना कि साहित्य इतिहास लेखन का हिस्सा बने, आप ये स्रोत रूप में ये सामग्री पैदा करेंगे और आने वाले दिनों में जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे जाएंगे, जैसे आपने कहा कोश की तैयारी हो रही है, तो इनसे सहायता लेकर प्रवासी भारतीय साहित्य का एक समग्र जो साहित्य इतिहास में उनका योगदान है उसको रेखांकित किया जा सकता है। जी, अवश्य ऐसा करेंगे। अभी तो हमने व्यंग कोश पर काम कर रहे हैं, हिंदी का जो विश्व व्यंग कोश है, ताकि सारे व्यंगकारों को एक जगह पर प्रस्तुत किया जा सके। बहुत बढ़िया बात है। आधारभूत सामग्री इससे लोगों को मिलेगी। हाँ, आपके सहयोग की और आपके गाइडेंस की बड़ी जरूरत है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और मैं आपके साथ जुड़कर बड़ी प्रसन्नता महसूस करूंगा। बिल्कुल सर, हमें भी आपसे आपके अनुभव का फायदा मिलेगा तो हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। सिंपली कविता की किताबें छापना या वो उद्देश्य नहीं है। जब हम योगदान देने के लिए, नहीं, वो मैंने देखा है बहुत अच्छे ढंग से, बढ़िया। और आपकी मैं पत्रिका से बहुत प्रभावित हूँ। सचमुच आपको मिली पत्रिका? इन्होंने भेजी? जब से मुझे पत्रिका मिली है तो रोज सोचता हूँ कि डॉक्टर साहब को मैंने कुछ अपनी सामग्री भेजनी है। न भेजिए तो आज मुझे प्रेरणा मिल गई है। हाँ भेजिए। हमने उसको नया रूप देने की कोशिश की है,
आशा है कि इस लोग पसंद करेंगे। एक अंक मेरे पास अभी आपका आया। हाँ, 2 ही निकले सर, एक ज्वाइंट अच्छा, निकला था ना, हाँ, ये दूसरा दूसरा आया मेरे पास। क्योंकि लॉकडाउन था मार्च से नहीं, जून। उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से आपने उसका संपादन किया। जी, तो अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे। आप वैसे तो समय का अभाव रहता होगा, इतने सारे असाइनमेंट्स हैं आपके पास, लेकिन फिर भी हाँ जी। हिंदी साहित्य के अलावा ऐसी कौन कौन सी अभिरुचियां हैं जो आपके व्यक्तिगत तौर पर रेखांकित की जा सकती हैं? डॉक्टर साहब, एक तो मैं पंजाब को समझने का मैंने प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे पंजाब का जो पहला नाम था वो सपत सिंधु था, तो सपत सिंधु पे मैंने कुछ काम किया है। अरे वाह। और वो मैंने सपत सिंधु वाला पंजाब करके एक मोनोग्राफ तैयार किया है। दूसरा डॉक्टर साहब, मैंने पंजाबी राम काव्य पे काम किया है। बहुत खूब। और ये जो अयोध्या शोध संस्थान है, उन्होंने मेरी एक किताब छापी है पंजाबी राम काव्य। उसमें 83 पांडुलिपियों का जिक्र है जो आज पाकिस्तान के लाहौर पब्लिक लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। उनका मैंने एक डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी तैयार किया है और वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको प्रकाशित किया है। बहुत सुंदर। और तीसरा काम है, बिल्कुल मेरा वो तैयार है, जिसकी चर्चा कर रहा था, हीर रांझा, जो वारे शाह की कृति है, उसका मैंने हिंदी में लिप्यांतरण किया है पूरा। दीजिए सर। तो, हाँ, बड़ी खुशी होगी उसको करके। हाँ, तो दूसरा, जितना ये पंजाब के जो एक आप कहिए कि मिसिंग लिंक है ना कल्चर के, उन मिसिंग लिंक्स पर मेरी रुचि रहती है काम करने की, ताकि पंजाब का जो एक बड़ा संदेश है ना, वो भारतवासियों तक और पूरे विश्व तक वो जाए, ताकि पंजाब के समग्र योगदान को हम समझ सकें। हाँ, उसको महत्व मिले और उसे याद रखा जाए। अंत में एक प्रश्न जागता है, हाँ जी, कि अपने अनुभव और अपने कार्यशीलता के आधार पर आप नवोदित लेखकों और रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, पहला संदेश तो यही है कि जो लेखन है ना, उसके पीछे बड़ी परिश्रम की जरूरत होती है। ये एक निरंतर साधना है। आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में आपकी पूरी जिंदगी का जो समर्पण जी है, वह आपको लेखन की दुनिया में पहचान दिला सकता है। आप देखिए, आप खुद भी लेखन से जुड़े हुए हैं, आप कभी पीछे जाकर देखिए कि कहां से हमने शुरू किया था जी, किस शौक के साथ हम आए थे, किस शौक के साथ पुस्तकालय में जाते थे, किस शौक के साथ पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे। तो नए लेखकों को इन सारी स्थितियों से जुड़ना होगा, तब मुझे लगता है कि वो हमसे आगे जाएंगे और एक नया रचना संसार इस दुनिया के सामने रखेंगे। वाह वाह। हमारे अब तक के 78 इंटरव्यूज में, साक्षात्कार में, वाह वाह वाह, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा सूचना और तथ्य आपके साथ साझा हुए। आपका स्नेह और आपका सद्भावना है मेरे प्रति, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अनुस्वार मंच की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और एक चीज की कामना है कि आपसे इस तरीके के इंटरेक्शंस और होते रहें, अभी विचार विमर्श होता रहे और हिंदी के कुछ नए क्षेत्रों पे काम किया जा सके, तो हमें बहुत डॉक्टर साहब, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोगों के संपर्क में रहना। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।